Hello everybody. We have discussed quite a few laws जिसमें से आप कुछ पहले से ऑलरेडी जानते थे और कुछ जो कि आपने नए पढ़े। अब हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्ट जो कि आपको हमेशा काम आएगा, आपको हमेशा उसकी नॉलेज होनी चाहिए और आपके साथ वो हमेशा जुड़ा रहेगा, एंड दैट इज कंपनी लॉ। कंपनी लॉ आपके पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा पोर्शन है। इट कवर्स 35% ऑफ मार्क्स। जो हमने पहले इसके सेक्शन पढ़ा वो 25% मार्क्स के लिए था और अब जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो 35% ऑफ मार्क्स के लिए है। यानी एक एक्ट आपका 35 मार्क्स कवर करता है। ये एक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है ऑफकोर्स, यस, आपके बाकी अभी तक आपने जितने एक्ट पढ़े हैं और आप अभी आगे जितने पढ़ोगे भी इसके बाद, उन सबसे ये बहुत बड़ा है, बट नो डाउट ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आपके लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कंपनी लॉ। आपका बहुत मेजर पोर्शन है, बहुत बड़ा एक्ट है ये। Companies Act 2013. So it is not that कि ये एक्ट हमारे पास 2013 में आप कह सकते हो कि so as you can see यहाँ क्या नाम लिखा है, कंपनीज एक्ट। अभी तक हम लोगों ने एक बार एलएलपी में इस बात को डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन बिजनेस करना चाहता है तो क्या कर सकता है। भाई आप बहुत छोटे लेवल पे अपने दम पे कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि कुछ प्रोप्राइटरी काइंड ऑफ बिजनेस ही हो सकता है। ठीक है, एक जना मिलके जो भी प्रोप्राइटरी बिजनेस खोल सकता है वही कर सकते हैं। अभी आगे जाके आपका ये कॉन्सेप्ट भी बदलेगा कि एक जना अपने दम पे और क्या क्या कर सकता है वो भी हमें पता चलेगा, लेकिन मैं जरा सा अभी अपने स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता था कि एक जने को अगर बिजनेस करना है तो वो प्रोप्राइटरी बिजनेस खोलेगा, छोटा बिजनेस करेगा, अपनी बुद्धि अपने पैसे। थोड़ा सा अगर उसको आगे बढ़ना है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म में जा सकता है। ठीक है, जिसमें कि उसको दो या दो से ज्यादा लोग मिलेंगे, दो या दो से ज्यादा लोगों का पैसा, दो या दो से ज्यादा लोगों की बुद्धि और उस तरीके का बिजनेस। फिर इससे आगे बढ़े। ठीक है, इसके लिए तो हमारे पास स्पेसिफिकली कोई एक्ट नहीं था, ये हमारा आया 1932 में। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि यहाँ पे 1956 में आया कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो अब ये कंपनीज एक्ट हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि यहां पे भी लिमिटेशन थी, मैक्सिमम 220 पे आपको रुक जाना था, लेकिन अगर हमें इससे भी ज्यादा लोगों का पैसा और इससे भी ज्यादा लोगों की बुद्धि चाहिए तो हम क्या करें। अगर हमें और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बिजनेस चाहिए, हमें और ज्यादा स्ट्रीमलाइन बिजनेस चाहिए, हमें बहुत सोफेस्टिकेटेड बिजनेस मॉडल चाहिए, तो हमें कौन सा मॉडल मिलता है। फिर हमारे पास आता है कंपनीज एक्ट, दैट इज फॉर कंपनी। अब ये क्या चीज है, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि ये क्या चीज है, कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। इन तीन चीजों के बारे में आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कंपनी क्या होती है, लेकिन उससे पहले जरा सा इस टाइमलाइन को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो 1956 में आपका आया कंपनीज एक्ट, जिसमें बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे प्रोविजंस, चैप्टर्स, ये सब कुछ था। फिर हमारा आया एलएलपी एक्ट, यानी कि फिर से हमें समझ में आया कि ये जो चीज है इसको थोड़ा रिफाइन करते हैं। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस है इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, तो 2008 में ये लेके आए एलएलपी एक्ट, जो अभी अभी हमने समझा है। ठीक है, इसीलिए मैं एलएलपी एक्ट के तुरंत बाद आपका कंपनीज एक्ट उठा रही हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको यहां से समझ में आएंगी। एलएलपी एक्ट में आपको क्या बातें समझ में आई कि यहां पे कुछ नई चीजें दी गई हैं, जैसे पार्टनरशिप, बिजनेस और पार्टनर्स, ये दो अलग चीजें हैं। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप के एजेंट हैं, जो बातें आपने यहां नहीं सीखी थी। ठीक है, मतलब इसका एक एडवांस्ड वर्जन लेके आए एलएलपी।
जो कि काफी हद तक हमने वहां पर डिस्कस किया था कि इसके और इसके बीच का एक रास्ता था। अगर किसी को कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस तक नहीं जाना है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस भी उसके लिए इनफ नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए ये एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन है, राइट? तो इसका रिफाइंड वर्जन आया एलएलपी एक्ट 2008 में, और फिर इसका रिफाइंड वर्जन आया जो हम लोग पढ़ेंगे 2013 में आया कंपनीज एक्ट 2013। आप देख सकते हो कि 1956 से लेकर 2013 तक ऑलमोस्ट 60 साल यानी 57 इयर्स का गैप यहां पे हो गया। तो बहुत कुछ बदल जाता है कि नहीं? 50 सालों में बहुत कुछ बदल जाता है। पूरा बिजनेस जिस तरीके से मार्केट चलता है, बिजनेसेस होते हैं, पूरी इकोनॉमी जिस तरह से रन होती है यार, 50 सालों में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, करेक्ट? इंडिया 1956 में कैसा था और इंडिया 2013 में कैसा था, उसमें कितना बदलाव आ चुका था। तो बहुत जरूरी था कि यहां के जो प्रोविजंस हैं, ये कंपनीज एक्ट 1956 के जो प्रोविजंस हैं, इनको थोड़ी सी पॉलिशिंग की जाए, है कि नहीं? कहते ना अपग्रेड करो, अपडेट करो, है कि नहीं? नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आया है, वो चीज डाउनलोड करो और अपने मोबाइल को नए जैसा बना लो, अपडेटेड वर्जन कर लो। तो ये जो 2013 में कंपनीज एक्ट आया हमारे पास, कंपनीज एक्ट 2013, वो इस कंपनीज एक्ट 1956 का एक अपडेटेड वर्जन था। दिस कंपनीज एक्ट 2013 catered to the recent business needs। ठीक है, इस 21st सेंचुरी में जिस तरीके का बिजनेस चल रहा था, जिस तरीके से मार्केट चल रहा था, जिस तरीके से हमारी पूरी इकोनॉमी चल रही थी, उसको केटर किसने किया? उसको केटर किया कंपनीज एक्ट 2013 में। इस तरीके के प्रोविजंस लाए गए, यहां की चीजों को इस तरीके से अपग्रेड किया गया। ठीक है, तो अब हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013। बात समझ में आ गई कि हम क्या पढ़ने वाले और क्यों पढ़ने वाले? चल okay, so we discussed one thing कि this Companies Act 2013 is for whom? ये किसके लिए बनाया गया ये एक्ट? कंपनी के लिए। अब ये कंपनी क्या है? व्हाट इज अ कंपनी? इट हैज बीन डिफाइंड। किसी भी एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी होती हैं, उसी तरह से सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है कि कंपनी क्या होती है। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी? कंपनी का मतलब, अब अगर आप अपने बुक की लैंग्वेज पे जाओगे तो यहाँ पे तो बताया है कि कंप का मतलब क्या होता है, पेनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, बट अगर आप एक तरीके से पूरा देखना चाहते हो कि कंपनी का मतलब क्या होता है, कंप का मतलब विथ, पनी का मतलब ब्रेड। ठीक है, तो जो लोग साथ में खाते थे कहते थे कि ये कंपनी है। लेकिन अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो कंपनी का मतलब कि जब कुछ लोग साथ मिलके एक बिजनेस करना चाहते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपनी। मैम, पार्टनरशिप में भी तो ऐसी डेफिनेशन थी कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके क्या करना चाहते थे, एक बिजनेस करना चाहते थे विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस हो जाता था। तो यहां पे ऐसी बात नहीं लिखी है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग, यहां पे लिखा है कि जब लोग मिलके, जब कुछ लोग मिलके अपना काम धंधा साथ में करके उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि वो एक कंपनी चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो कंपनी आपको क्या समझ में आया कि कंपनी किससे बनती है? कंपनी बनती है कुछ लोगों से। ठीक है, वो लोग कौन होते हैं? वो कंपनी के मेंबर्स होते हैं। मेंबर, ठीक है, हिंदी में बोले तो सदस्य। वो कंपनी के क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। ये लोग कंपनी के लिए क्या करते हैं? ये कंपनी में
अपना कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल देते हैं और कंपनी से इसी कैपिटल को देने का, यानी ये जो पैसा हमने कंपनी को दिया है, इसी कैपिटल को क्योंकि हमने कंपनी को दिया तो हम चाहते हैं कि अब भाई कंपनी भी तो वो बिजनेस करके हमें कमा के दे, राइट? तो ये लोग कौन है? ये इसके सदस्य हैं, वो कंपनी को पैसा देते हैं और कंपनी बिजनेस करती है, यानी यही लोग कंपनी को चलाते हैं, कंपनी बिजनेस करती है और फिर ये कंपनी से रिटर्न्स लेना चाहते हैं जिसे हम कहते हैं डिविडेंड्स। तो ये एक मॉडल होता है कि कुछ लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस को, अब आप समझ रहे हो यहां पे एक दिमाग में पिक्चर है, क्योंकि हमने आर्टिफिशियल पर्सन का कॉन्सेप्ट एलएलपी एक्ट में पढ़ा हुआ है कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या हो गया कि आप खुद को और उस बिजनेस एंटिटी को अलग रख रहे हो, ऑल्दो आप ही उसमें पैसा भी दे रहे हो, आप ही उसका मैनेजमेंट भी देख रहे हो और उसी कंपनी को चलाकर उसका बिजनेस करके उसमें से पैसे आप निकाल भी रहे हो, लेकिन हर बार खुद को और उस आर्टिफिशियल पर्सन को अलग रख रहे हो। बिजनेस कौन कर रहा है? एलएलपी। उसी तरह से यहां पे बिजनेस कौन कर रहा है? कंपनी। मेंबर पैसा दे रहे हैं कंपनी को, यानी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह हम उसे समझ रहे हैं। जबकि प्रोप्राइटरी में क्या होता था बताओ? प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप में क्या होता है कि हम अपने ही बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। मी एंड माई बिजनेस इज नॉट सेपरेट, वी आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, बट the way we understood in LLP that LLP and partners are two different entities. Similarly, company and members are two different entities, where this person, member, gives capital to the company and company does all the business and give returns in the form of dividends to the members. Is it necessary? No. ठीक है, जरूरी नहीं है भाई, रिटर्न होंगे तो देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही? बट दिस इज द बेसिक मॉडल। अब अभी हमने क्या बोला कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसी के साथ अब हम समझ लेते हैं कि कंपनी के और क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। और पर्सन इसलिए बोल दिया हमने क्योंकि हम इसको एक सेपरेट एंटिटी मान रहे हैं, ठीक है, हम इसे अलग मान रहे हैं, हम अलग तुम अलग। तो आर्टिफिशियल पर्सन होने के साथ साथ अब ये क्या हो गई? एक सेपरेट एंटिटी। अच्छा, अब सेपरेट एंटिटी के साथ हमने एक क्या बात समझी हुई है कि जब कोई एंटिटी एक सेपरेट एंटिटी होती है तो वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, करेक्ट? अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। दूसरा, कैन बी स्यूड एंड कैन स्यू, ठीक है, केस कर भी सकती है और उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक सेपरेट एंटिटी हो गई। साथ ही क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए इसका परपेचुअल ससेशन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल ससेशन? परपेचुअल का मतलब लंबे समय तक चलने वाला, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। ससेशन का मतलब किसके हाथ में जा रहा है, ठीक है ना? ससेशन मतलब टू द नेक्स्ट लेवल, ओके। सो परपेचुअल ससेशन का मतलब हो गया कि कंपनी जो है वो हमेशा चलती रहेगी, until unless wound up, ठीक है, जब तक कि इसे बंद न कर दिया जाए तब तक तो ये चलती रहेगी। इसका मतलब जैसे कि अब एक एग्जाम्पल से आप समझो कि अगर एक पर्सन अपनी दुकान लगाता है, वही पर्सन उसके पूरे डिसीजन भी लेता है, वही पर्सन उसमें कैपिटल भी देता है और जो भी कमाई होती है वो पूरी उस पर्सन की हो जाती है। अब अगर किन्हीं कारणों से वो पर्सन गुजर गया तो दुकान बंद है कि नहीं? अगर वो पर्सन गुजर गया तो दुकान बंद, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? उसका जो लीगल हायर है उसके पास चली जाएगी दुकान, करेक्ट?
लेकिन अगर लीगल हायर नहीं है तो, अगर लीगल हायर नहीं है तो दुकान बंद, बिजनेस खत्म। कौन है बिजनेस का देख रेख करने वाला? कौन है? कोई नहीं। सिमिलरली अगर पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स बोले हमें छोड़ देना है, तो पार्टनरशिप का कोई वजूद रह जाएगा? कोई वजूद नहीं रह जाएगा, खत्म। लेकिन कंपनी में मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मतलब सदस्य जो हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, वो जुड़ भी सकते हैं और वो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इससे कंपनी बंद नहीं हो जाती। हो सकता है आपने 4 मेंबर से शुरुआत की थी और चारों मेंबर गुजर गए, तो क्या होगा? क्या कंपनी एकदम से बंद हो जाएगी? नहीं, कोई और उसका मेंबर बन जाएगा, नया पर्सन मेंबर बन जाओ। क्या उसके लिए लीगल हायर होना जरूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कंपनी का क्या है? परपेचुअल ससेशन, मतलब कंपनी जो है वो चलती जाएगी, चलती जाएगी, कोई भी आए कोई भी जाए। जो आर्टिफिशियल पर्सन आपने एक कंपनी सेटअप कर दी, एकदम से वो बंद नहीं हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है कुछ समय के लिए उसका मैनेजमेंट अता पता न रहे कि इसको मैनेज कौन कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या इससे हम ये कहेंगे कि ये आर्टिफिशियल पर्सन खत्म हो गया? नहीं। ठीक है, तो परपेचुअल ससेशन है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कंपनी का एक कॉमन सील होता है। भाई जैसे हर पर्सन का अपना एक सिग्नेचर है, अब कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या बिल्डिंग उठ के साइन करेगी? बिल्डिंग, टेबल, चेयर ये सब उठ के साइन करेंगे? नहीं। तो कंपनी का क्या होता है? एक ऑफिशियल सील होता है, एक कॉमन सील होता है, एक ठप्पा, स्टैम्प, जहां वो लग गया, मतलब समझ जाइए कंपनी ने वो डॉक्यूमेंट सर्टिफाई कर दिया। उसके ऊपर अब किसी रियल पर्सन को साइन तो करना पड़ेगा ना, कंपनी कहां से साइन करेगी? तो रियल पर्सन कोई भी हो सकता है जो उसका मैनेजमेंट देख रहा है, जिसे हम डायरेक्टर कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे डायरेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो रियल पर्सन उसके ऊपर साइन करता है, वो ये दिखाता है कि हाँ भाई हम इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन जब कंपनी का ठप्पा लग गया, इसका मतलब है कि ये बात कंपनी अप्रूव्ड है। ठीक है, तो कंपनी का एक कॉमन सील होता है। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल कि कंपनी का एक कॉमन सील आप चाहें तो बनवा सकते हैं, आप चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी? आप एलएलपी एक्ट में पढ़ चुके हो कि जितना हमारा वहां शेयर है, एलएलपी एक्ट में हमने ये पढ़ा था कि जितना हमारा शेयर है या जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम बस उतने अमाउंट के लिए लायबल है। उससे ज्यादा अगर आप उधार लेके बैठे हो, एलएलपी को उधार दिलाए जा रहे हो और एलएलपी के डूबने की नौबत आ गई, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे घर से आके कोई नहीं लेके जा सकता है। उसी तरीके से कंपनी में भी मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। जितने के आपने शेयर्स खरीदे हैं, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? कि जो उन शेयर्स का बेसिक दाम है, मार्केट वैल्यू नहीं। आज आप देखते हो स्टॉक एक्सचेंज पे रिलायंस का शेयर हो गया या किसी और अच्छी कंपनी का शेयर हो गया, खूब उछाल पे चल रहा है, पर उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? कि मतलब मान लीजिए 100 रुपए का शेयर इस वक्त मार्केट में बिक रहा है 300 रुपए में, तो वो जो 100 रुपए का शेयर, वो जो नॉमिनल वैल्यू है, वो जो उसकी बेसिक वैल्यू जितने का वो था, सिर्फ हम उतने तक के लिए लायबल हैं बस। अगर कंपनी के पास पैसों की कमी हो गई, कंपनी के ऊपर केस चल गया, तो हमसे कितना पैसा मांगा जा सकता है? जितना उस शेयर की वैल्यू है। अगर हम उतना दे चुके हैं तो क्या मेंबर से फिर 1 भी रुपया मांगा जा सकता है? नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। बट अभी हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे, तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कुछ कंपनियां अनलिमिटेड लायबिलिटी की भी हो सकती हैं। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ठीक है, सो इट कैन बी ईदर लिमिटेड लायबिलिटी and then one more you have is transferability of shares. जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप में आप किसी और के नाम पे अपनी पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, उसके लिए पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। तुम रिटायर होगे
दूसरा पर्सन ऐड होगा तो पार्टनरशिप पहले डिसॉल्व होगी फिर रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। लेकिन यहाँ पे अगर एक मेंबर को निकलना है कि नहीं यार मेरे को इस कंपनी का मेंबर नहीं होना है, तो उसके लिए कंपनी नहीं पूरी बंद हो जाएगी। ठीक है, आप अपने शेयर ट्रांसफर कर दीजिए। ये काम आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं कर सकते हैं। अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये काम आप सिर्फ पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं कि आप अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फीचर्स की कंपनी क्या है। सबसे पहले तो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, उसका मैनेजमेंट अलग है। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन ओन करता है? कंपनी अपने नाम पे ओन कर सकती है। क्या कंपनी केस कर सकती है? हाँ, कंपनी अपने नाम पे केस कर सकती है और कंपनी के नाम पे भी कोई केस कर सकता है। मतलब जैसे किसी ने अगर केस किया तो उसको स्पेसिफिकली वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन पर्सन इस कंपनी को चला रहा है, उसको बोलिए आके केस लड़े। कंपनी के नाम पे आप केस कर सकते हैं कि भाई ये कंपनी से मुझसे प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, परपेचुअल ससेशन मतलब कि वो चलती जाएगी, लोग आए लोग जाए। कॉमन सील यानी कि अपना ठप्पा वो रख सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इसके फीचर्स हैं। अंडरस्टूड? दैट इज ऑल अबाउट योर मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कंपनी। वी कैन जस्ट read a very small paragraph from your book, the very front page. ठीक है, कुछ हाईलाइटेड चीजें मैं आपको ऐसे ही बता दूं। ये पूरा आपका जो एक्ट है वो 470 सेक्शंस का है, 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और इसमें आपके 7 स्केड्यूल्स हैं। तो स्केड्यूल्स क्या होते हैं? जो प्री डिसाइडेड आपका मैटर लिखा रहता है एक्ट में कि अगर आप बनाना चाहो तो अपना बना लो, नहीं तो इस स्केड्यूल को फॉलो करो। ठीक है, तो इस तरीके से 7 शेड्यूल्स हैं, 29 चैप्टर्स में ये एक्ट पूरा डिवाइडेड है और 470 सेक्शंस हैं। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हो कि द कंपनीज एक्ट, आई एम जस्ट रीडिंग द लास्ट 3 लाइन्स ऑफ योर इंट्रोडक्शन, प्लीज फॉलो। द कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि किस तरह से कंपनियों पे ऐसे नियम लगाए जाएं कि अपने आप उनकी वर्किंग रेगुलेट हो जाए। ठीक है, हर चीज के लिए सरकार को पीछे पीछे ना भागना पड़े कि अरे अब चलो ये डॉक्यूमेंट दो, अब चलो ये डॉक्यूमेंट दो, अब चलो ये ऐसा उठा के एक्ट बना दो कि एक्ट में लिखा है कि इस एक्ट में जितनी बातें लिखी हैं वो सारी कंपनी पे अप्लाई होती है। और फिर उस एक्ट में लिख दो कि सबको टाइमली रिटर्न्स देने हैं, सबको टाइमली ये डिस्क्लोजर करने हैं, ये बातें हमें बतानी है, इन बातों को तुरंत रिपोर्ट कर देना है। मतलब ऐसे नियम बना दो कि आपको पीछे पीछे भागना ना पड़े। दैट इज गवर्नेंस। एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है गवर्नेंस। ठीक है, तो एक है कि जिसमें हम जान के क्या कर रहे हैं, जब हमें केस पता चल रहा है तो हम रूल्स बना रहे हैं, और दूसरा है कि हमने पहले ही ऐसे रूल्स बना रखे हैं कि आप अपने आप ढंग से काम करोगे, तो दैट इज गवर्नेंस। तो यहां पे दे वांट टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, के अपने आप कंपनियों के जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो रेगुलेटेड रहें, और अगर किसी ने एक्ट तोड़ा तो वो अपने आप पता चल जाए दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस कंपनी। ठीक है, simplified regulations strengthen the interest of minority investors and for the first time legislates the role of whistleblowers. ठीक है, तो यहां पे कुछ चीजों को हाईलाइट किया गया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, यानी कि एक कंपनी में क्या होता है कि कुछ तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, जैसे ये मेंबर्स, कुछ लोग हुए कि भाई एक साथ ज्यादा पैसा दे दिए। कुछ होते हैं जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो सोचते हैं कि चलो यार इस कंपनी का 10 शेयर लेके देखते हैं। कुछ होते हैं जो बल्क में शेयर करते हैं, चलो 1 लाख शेयर हमारे दे दो, 50% कैपिटल हमारी दे दो। वो सब कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं, चलेगी तो उनकी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो छोटे छोटे आपके इन्वेस्टर आप उनको इग्नोर कर दो। तो उनके लिए इस एक्ट में बहुत ध्यान दिया गया है। ठीक है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट्स द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स। तो विसल ब्लोअर्स यानी कि कंपनी में अगर कुछ गड़बड़ी चल रही है और कोई जानता है इस गड़बड़ी को, तो कैसे ये एक्ट उसे स्ट्रेंथन करता है कि तुम बिना डरे आरओसी को, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, यानी कि जो कंपनीज को रेगुलेट कर रहा है उनको आप ये बता सको कि इस कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। इन सब चीजों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए।
ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी. आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द थर्ड पैराग्राफ where it is given, Lord Justice Lindley has defined a company as an association of many persons who contribute money or money is worth to a common stock and employ it in some trade or business and who share the profit and loss arising therefrom. Okay? तो यहां पे बस वही सारी बातें हैं कि सबको क्या मिलेगा, इस कैपिटल में से छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा और जिसे हम कहते हैं शेयर. मतलब एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, जब आप कंपनी को पैसा दे रहे हो तो आपको कंपनी का क्या मिल रहा है, शेयर, एक हिस्सा कंपनी का मिल रहा है. कंपनी की जो पूरी कैपिटल है, मान लीजिए कंपनी की पूरी कैपिटल है 100 रुपए, ठीक है, ये मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको बता रही हूँ. 100 रुपए कैपिटल है. अब ये 100 रुपए कोई तो देगा, तो हमने कहा कि कंपनी की कैपिटल है 100 रुपए. अब इसको कोई दे कैसे रहा है, कोई दे रहा है 10 रुपए, कोई दे रहा है 20 रुपए, कोई दे रहा है 15 रुपए, कोई दे रहा है 30 रुपए. ठीक है, और कोई दे रहा है 25 रुपए. इस तरह से कंपनी के ये 100 रुपए इकट्ठे हो गए. तो ये सब क्या है, मेंबर्स के शेयर. ये जिसने ये दिए ए बी सी डी, इन सबको क्या मिलेगा, इतने का शेयर. इतने का शेयर यानी कि इस 100 रुपए को हमने क्या किया, 100 डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, एक एक यूनिट बना दी हमने, 100 यूनिट बना दी और हमने इनको कहा कि लो 10 रुपए दो, एक एक यूनिट लो. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर. यानी द एंटायर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, हिस्सा. हम वो हिस्सा उसको दे देंगे. तो मेंबर क्या करता है, शेयर होल्ड करता है. भाई जब वो पैसा देगा तो उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, तभी तो कंपनी को पैसा दे रहा है. करेक्ट. तो कंपनी को क्या दे रहा है, वो पैसा दे रहा है, कंपनी से क्या मिल रहा है, शेयर, हिस्सा मिल रहा है. इसीलिए मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं. इसीलिए हम मेंबर्स को क्या बोलते हैं, हम मेंबर्स को बोलते हैं शेयर होल्डर. ठीक है. Then we have discussed the salient features of the company. Next, I would like to talk about lifting of corporate veil. ये lifting of corporate veil ये क्या कॉन्सेप्ट है, चलो इसे समझते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से समझना. यहां पे क्या है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. लिफ्टिंग मतलब उठाना, कॉर्पोरेट मतलब समथिंग रिलेटेड टू कंपनी, व्हील का मतलब होता है पर्दा. ठीक है, पर्दा मतलब बहुत हल्का पर्दा. कर्टन भी होता है पर्दा, ठीक है, लेकिन यहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट कर्टन नहीं लिखा है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लिखा है. मतलब एक जो आड़ होती है, जो हल्का पर्दा होता है. ठीक है, तो अगर मैं आपको बहुत बेसिक टर्म में समझाऊं तो कभी अगर आप कोई क्रिश्चियन ब्राइड देखे होगे तो दे वियर अ व्हील. ठीक है, वो एक व्हाइट व्हील उनके सामने होती है. मतलब वो इतनी हल्की होती है दैट द ब्राइड इज विजिबल ऑल्सो, बट कुछ उनके सामने होता है जिससे कि विजिबिलिटी थोड़ी सी डाउन होती है. ठीक है, ट्रांसलूसेंट टाइप हो जाती है. करेक्ट. तो उससे आप समझ सकते हो कि कर्टन और व्हील में क्या डिफरेंस होता है. जबकि आपके घरों में आपने देखा होगा कि कर्टन होता है तो उससे कुछ भी आर पार नहीं दिखता. ठीक है, तो ध्यान से समझो कि क्यों यहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की बात की गई है. क्यों यहां पे पर्दा ही लिखना था तो हम कर्टन लिख देते. अब मैं बताती हूं क्यों. हमने फीचर पढ़ा कि कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट हैज अ सेपरेट एंटिटी. मतलब जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देते हो,
ठीक है, अभी हम लोग आगे इनकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो एक अलग चीज है। मतलब जब कंपनी बन गई तो हम कह रहे हैं कंपनी एक अलग पर्सन है, हम एक अलग पर्सन है, लेकिन एनी टाइम कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना। क्या उसके पास अपनी बुद्धि है? नहीं। क्या उसके पास अपने हाथ पांव है? नहीं। क्या उसके मन में, कंपनी के मन में, ठीक है ना, एक बार कंपनी सोचो, क्या कंपनी के मन में कोई लालच या दिमाग में कोई शैतानी ऐसे कुछ भरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो एक्चुअल में कंपनी चला कौन रहा है? एक्चुअल में कंपनी चला कौन रहा है? कंपनी का मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी उसके मेजर शेयर होल्डर्स हैं, मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, मतलब कोई ना कोई इंसान ही चला रहा है ना, करेक्ट। कंपनी क्या है? कंपनी सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इट इज नॉट इवन इंपॉर्टेंट कि उसके पास लैंड हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो। आज की डेट में जितनी आपकी .com कंपनियां होती हैं, जरूरी थोड़ी ना कि उनके पास कोई लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी हो, सब इंटरनेट पे ही चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है कि नहीं? तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक मैं कह रही हूं कि नॉन लिविंग थिंग है कंपनी, मैं तो कह रही हूं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब सिर्फ लॉ की नजर में कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी माना गया है। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखो, अगर आप रियलिटी देखो, तो मान लो आप 4 दोस्त मिलके क्या करते हो, सारे डॉक्यूमेंट भर के, जैसा भी कंपनीज एक्ट में लिखा है, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सब डॉक्यूमेंट भर के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट कर देते हो, ठीक है। वहां से हो जाता है कि लो भाई ठप्पा लग गया, आज से आपकी कंपनी बन गई। अब आप क्या कर रहे हो? कंपनी चला तो आप ही रहे हो ना, सिर्फ अब आप चारों जो काम कर रहे हो वो आप कंपनी के नाम पे कर रहे हो, करेक्ट। आपको, आप चारों के संगठन को, आप चारों की बुद्धि को, जो भी आपको काम करना था, आपको चाहिए था कि एक कॉमन नाम होना चाहिए, तो हम उसे एक लीगल बिजनेस एंटिटी का नाम दे देते और वो हम कंपनी के फॉर्म में चलाएंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो आप चारों दोस्त ही चला रहे हो। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट कह रहा है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। मतलब जब जब आप ये कहोगे कि भाई कर लो फ्रॉड सारा तुम, ठीक है ना, दिमाग चला लो तुम अपना, फ्रॉड कर लो तुम, लोगों को धोखा दो तुम, और जब कंपनीज एक्ट बोलने आए कि चलो चलो अब पेनाल्टी दो, तो तुम उस वक्त क्या बोलो? ये तो कंपनी ने किया, मैंने थोड़ी ना किया। बात समझ में आई? मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी, क्योंकि कंपनी चला तो हम रहे, कंपनी के तो हाथ पांव और बुद्धि तो है नहीं, तो कंपनी चला हम रहे और हम कंपनी के नाम पे लोगों को धोखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, मैंने एक कंपनी बना ली, ठीक है, किस किसने वो पिक्चर देखी है कि 30 दिन में पैसा डबल, ठीक है, मैंने एक कंपनी बना ली, फर्जी पैसा वसूल लिमिटेड, फर्जी पैसा वसूल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब हमने उसमें क्या किया, हमने लोगों से कहा भाई आप इस कंपनी को पैसा दीजिए, ठीक है, कंपनी मैंने ही बनाई है, आप इस कंपनी को पैसा दीजिए, कंपनी 30 दिन में आपको पैसा डबल करके देगी। लोगों ने पैसा दिया, सारा पैसा हम अपनी जेब में रखे, हम भाग गए, ठीक है। लोग क्या किए, लोग हल्ला मचाने लग गए 30 दिन के बाद, अरे भाई हमारा पैसा कहां है, पैसा कहां है, पैसा कहां है। उस वक्त जब रजिस्ट्रार आपको ढूंढने लगा, कंपनीज एक्ट में लिखा गया कि भाई चलो इनको ढूंढो, पेनाल्टी लगाओ, तो हम क्या बोल रहे हैं, पैसे किसको दिए? कंपनी को दिए। और आपने तो कहा था कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक सेपरेट एंटिटी है, कैन बी स्यूड, तो कर दो, उस पे केस डालो। तो अब आप बताओ, क्या किसी का भी इससे भला होएगा? किसी का भी इससे भला नहीं होगा। उस वक्त पे कंपनीज एक्ट ने कहा कि अगर आप कंपनी के इस आर्टिफिशियल पर्सन होने को और सेपरेट एंटिटी होल्ड करने को क्या करोगे, अपने गलत इंटेंशंस पूरा करने के लिए उसका फायदा उठाओगे, तो उस वक्त जो कंपनी और आपके बीच में एक हल्का सा पर्दा है ना, उसे हम उठा देंगे और हम देखेंगे कि रियल बुद्धि किसकी खराब है, ठीक है, कल्प्रिट है कौन, और हम उसके ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे। कंपनी को हम क्या ही करेंगे, हम कंपनी को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। मतलब जब हम कंपनी चला रहे हैं तो कंपनी को एक्चुअली चला कौन रहा है, उसके डायरेक्टर्स, जो भी उसका मैनेजमेंट है वही ना चला रहा है, और कौन चला रहा है? तो जिस दिन आप ये बोलोगे, मतलब सारी हरकतें कर लो आप,
ठीक है, बेकार का दिमाग चला लो आप, फ्रॉड और रॉन्ग इंटेंशंस करो आप, और जब किसी को इससे नुकसान पहुंचे तो तब आप बोलो कि ये तो कंपनी ने किया। तो उस वक्त कॉर्पोरेट लॉ क्या करेगा, ये कंपनीज लॉ, ये बीच का पर्दा हटा देगा और वो बोलेगा कि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका तो दिमाग कुछ है नहीं, तो मतलब किया तुमने, ठीक है। दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। वो जो बीच का हल्का सा एक पर्दा है कि तुम कह रहे हो कंपनी तो एक सेपरेट पर्सन है, उसे कंपनी लॉ हटा देगा और कंपनी लॉ बोलेगा कि वो फिर भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक्चुअल में जो गलत काम किया है वो तुमने किया है। बात समझ में आ रही? दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। और क्यों अब यहाँ पे वेल जैसे शब्द का यूज किया गया, क्यों कर्टन नहीं यूज किया गया, क्यों बैरियर या वॉल या ऐसा कुछ यूज नहीं किया गया? क्यों? क्योंकि एक बहुत हल्का पर्दा है, ये एक बहुत फाइन लाइन है कंपनी और मैनेजमेंट के बीच में। ऐसा नहीं है कि कंपनी सच में अपने दिमाग से कुछ कर रही है, दिमाग पूरा तुम्हारा, पूरा मैनेजमेंट तुम्हारा, कंपनी का तो सिर्फ एक नाम है, राइट? करेक्ट? दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। चलो लेट्स रीड अबाउट इट, पेज नंबर 6.2। इसमें कुछ फेमस केसेस भी हैं, ये भी हम लोग समझेंगे। द सेपरेट पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी इज अ स्टैट्यूटरी प्रिविलेज। ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है, मतलब स्टैट्यूटरी मतलब लॉ, ठीक है, रिलेटेड टू लॉ। और ये क्या है? लॉ द्वारा दिया गया एक सम्मान है कि हम कह रहे हैं कि भाई कंपनी तुम एक आर्टिफिशियल पर्सन हो, तुम अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी हो, ठीक है, तुम अपने नाम पर काम करो, किसी पे केस डालना है अपने नाम पे डालो, प्रॉपर्टी खरीदनी है अपने नाम पे खरीदो, ठीक है, कोई आए कोई जाओ, एक बार अगर जो तुम बन गई तो कोई तुम्हें बिना वाइंडिंग अप पूरा प्रोसीजर फॉलो किए हटा नहीं सकता, मेंबर्स आए चाहे मेंबर्स जाए। तो ये एक कॉर्पोरेट प्रिविलेज है, ये एक स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है जो कंपनी को दिया गया है। एंड इट मस्ट बी यूज्ड फॉर लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस, ठीक है, वेयर अ फ्रॉड्यूलेंट या डिसऑनेस्ट यूज इज मेड ऑफ द लीगल एंटिटी। मतलब पूरा दिमाग खराब हुए हमारा, फ्रॉड करे हम, गलत इंटेंशन लगाए हम, और जब कोई पकड़ने आए तो हम बोले तो कंपनी ने किया, तो ये गलत है, ठीक है। द इंडिविजुअल्स कंसर्न विल नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। क्या कॉन्सेप्ट है, प्लीज वहां पे अंडरलाइन कीजिए, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। मतलब कंपनी क्या है? कंपनी अपने आप में एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, तो उसका आप गलत प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। द कोर्ट विल ब्रेक थ्रू द कॉर्पोरेट शेल। ये जो कॉर्पोरेट का हमने कवच लगा रखा था कि चलो भाई कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, तुम उसके नाम पे काम कर लो, उसके नाम पे सारे बिजनेसेस कर लो, उस शेल को फोड़ देंगे हम, और हम देखेंगे कि रियल कल्प्रिट है कौन। एंड अप्लाई द प्रिंसिपल और डॉक्ट्रीन of what is called as lifting or piercing through the corporate veil, ठीक है। The court will look behind the corporate entity and take action as though no separate entity, no separate from the members existed, and make the members or the controlling person liable for debts and obligations of the company, ठीक है। मतलब रियल कल्प्रिट कौन है उसको ढूंढेंगे, उसके ऊपर डेट लगाएंगे, उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत समझने का कॉन्सेप्ट है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। इसलिए हम इसको बहुत ध्यान से समझ भी रहे हैं, बहुत टाइम देके मैं समझा रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांस डिफरेंट कोर्ट्स फाउंड इट नेसेसरी टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। तो अब हम यहाँ पे कुछ केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड पनिश द एक्चुअल पर्सन हु डिड इट रॉन्ग और अनलॉफुल एक्ट अंडर द नेम ऑफ द कंपनी। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। द कोर्ट मे इग्नोर the separate legal entity status of a company where it is used for tax evasion or circumventing tax obligations। मतलब बहुत एक छोटा सा एग्जांपल है, क्या? टैक्स एवेजन आप कर रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो? आप अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। कैसे? मान लीजिए कंपनी के नाम पे आप बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, ये आपकी कंपनी है, आपने इस कंपनी में 70 रुपए लगाए, बहुत मेहनत की, ठीक है, लोगों के साथ बातचीत, बिजनेस किया, सब कुछ किया, ठीक है, और आप चाहते थे कि अब आप पैसा कमाओ, लेकिन नाम किसका यूज हो रहा था? सब कंपनी के नाम पे कर रहे हो। ऑफकोर्स एक कंपनी खोले हो तो कंपनी के नाम पे सब कुछ कर रहे हो,
ठीक है, अब कंपनी ने सब बाहर से कितने कमा लिए, 100 रुपए कमा लिए। अब ये 100 रुपए किसके हो गए, एक्चुअली में तो ये जो ओनर है, ठीक है, जो भी इसका मेंबर है, डायरेक्टर है, उसके हो गए ना, ठीक है, ये तो इसके हो गए। अब क्या हुआ, इसको लगा कि भाई मुझे इस पे टैक्स नहीं देना, कायदे से इस पे 30% टैक्स लगना चाहिए था, तो इसके लिए बचता कितना, सिर्फ 70 रुपए बचता, ठीक है। तो इसको लगा कि यार जब मैं इतना मेहनत किया हूं इस कंपनी के लिए और मैंने अपने 70 रुपए लगा के उसको 100 रुपए तक पहुंचाया है, तो अब मैं सरकार को क्यों दूं 30%, मुझे नहीं देना टैक्स, ठीक है। अगर कोई पर्सन ये सोचता है कि नहीं मुझे नहीं देना टैक्स, तो वो क्या चाहेगा कि टैक्स नहीं देते हैं, ये पूरा का पूरा जो है 100 रुपए अपनी जेब में रख लेते हैं। कल को जब ये पता चलेगा कि भाई टैक्स किस किसने नहीं भरा, तो नाम होगा कंपनी ने नहीं भरा। लेकिन क्या सच में ऐसा है कि कंपनी ने टैक्स नहीं भरा? कंपनी के डिसीजंस कौन ले रहा था? ये पर्सन कंपनी के डिसीजन ले रहा था। मतलब टैक्स भरना या ना भरना किसके हाथ में था? इसके हाथ में था। तो जब पेनाल्टी लगेगी तो किसके ऊपर लगेगी? तो कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जाएगा कि भाई कंपनी ने टैक्स एविजन नहीं किया, ये तुम थे जो सारा पैसा अपनी जेब में भरे जा रहे थे और जो सरकार को देना चाहिए था वो तुम नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की जाएगी, देखा जाएगा कि कंपनी रियल कल्प्रिट नहीं है, ये पर्सन रियल कल्प्रिट है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है? डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्या समझ में आई बात? डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसमें हमारे पास एक बहुत फेमस केस भी है, लेट्स डिस्कस। कंपनी का फ्रेंड कौन है, एनिमी कौन है, ठीक है, ये कैसे डिटरमाइन होगा? मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक बेस लाइन एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, फिर मैं एक्चुअल केस डिस्कस करूंगी। क्या है कि मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं मिस्टर ए के साथ कोई डीलिंग नहीं कर सकती, ठीक है। फॉर सम रीजन उन्होंने मुझे पहले कोई धोखा दिया था और हमारे बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है, लीगल नोटरी है कि पूरी, कि मैं और मिस्टर ए कभी कोई बिजनेस नहीं करेंगे, ही इज माई एनिमी, ठीक है। अब मिस्टर ए को यह समझ में आया कि अगर वो मेरी कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंपनी खोल दी और अब वो उस कंपनी के थ्रू मेरे से बिजनेस करना चाहते हैं। तो बताइए एक्चुअली यहां पे क्या हो रहा है? ये कंपनी मेरी दुश्मन है या मिस्टर ए मेरा दुश्मन है? मिस्टर ए मेरा दुश्मन है। तो अगर कोई ये बोले कि मैम कर लो ना कंपनी के साथ बिजनेस, कंपनी के साथ तो आप बिजनेस कर ही सकते हो, आपका तो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए के साथ हुआ था ना, है कि नहीं? तो क्या ये गलत है या नहीं? ऑफ कोर्स ये गलत है, क्योंकि कंपनी है किसकी? मिस्टर ए की। उसके डिसीजंस कौन ले रहा है? मिस्टर ए। एक्चुअल में उस कंपनी के पीछे बैठा कौन है? मिस्टर ए। तो क्या उस वक्त लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल नहीं होना चाहिए कि भाई ये कंपनी तो सिर्फ आप एक पुतले की तरह यूज कर रहे हो, एक्चुअल में तो आप हो जो मेरे साथ बिजनेस करना चाह रहे हो और हमारे बीच में तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट है कि हम और आप कोई बिजनेस नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो अगर आप नाम भले ही ले लो कि उस कंपनी से बिजनेस करा लीजिए, तो भी तो कर तो हम आप ही के साथ रहे ना, ठीक है। सो दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर। अब जो मैं केस डिस्कस करने वाली हूं वो एक वॉर टाइम केस है, मतलब जब विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1, उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी कंट्रीज के बीच में जो आपस में लॉज होते हैं वो वॉर के टाइम पे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी के साथ वॉर लड़ रहे हो और उसके साथ तुम्हें फॉर्मल बिजनेस रिलेशंस भी रखने हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। वॉर के टाइम पे वो रिलेशंस चेंज हो जाते हैं। तो यहां पे आइए पढ़ते हैं। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी एनिमी और फ्रेंड, बट ड्यूरिंग वॉर इट मे बी नेसेसरी टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील एंड सी द पर्सन बिहाइंड इट टू डिटरमाइन वेदर दे आर फ्रेंड्स और एनिमी। मतलब कंपनी तो किसी की दुश्मन या दोस्त हो नहीं सकती, क्योंकि कंपनी में तो गुस्सा नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, रिवेंज नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमें फ्रेंड या एनिमी में डिफरेंशिएट करना है तो हमें कॉर्पोरेट व्हील हटाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो एक्चुअल में कंपनी नहीं है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट दो अ कंपनी एंजॉय सेपरेट लीगल एंटिटी बट इट अफेयर्स आर रन बाय इंडिविजुअल्स।
अब यहाँ पे एक कंपनी, एक यहाँ पे केस है डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। तो आपका ये जो पहला केस है, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। अब इसमें क्या हुआ, एक जर्मनी की कंपनी थी, ठीक है, जो कि क्या करती थी, टायर मैन्युफैक्चरिंग करती थी, ठीक है, टायर एंड रबर मैन्युफैक्चरिंग करती थी। बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी जर्मनी में, ठीक है। इसने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में एक कंपनी खोली, डैमलर कंपनी, ठीक है। हर कोई भाई एक देश से दूसरे देश अपना बिजनेस बढ़ा सकता है, दूसरी कंपनी खोल सकता है। तो इस जर्मन कंपनी ने, ठीक है, इस जर्मन कंपनी ने क्या किया, एक इंग्लैंड में कंपनी खोली डैमलर कंपनी, और इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड में ही एक दूसरी कंपनी कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड के साथ अपना बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है। इनके बीच में नॉर्मल व्यापार चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ, इन्होंने इन्हें कुछ गुड सप्लाई किए होंगे और इनको इन्हें पैसा देना था। तो कायदे से तो भाई ये बनता है कि जब हमने गुड सप्लाई कर दिया तो आप पैसा दे दीजिए। लेकिन क्या हुआ, ये गुड्स दे चुके थे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, लेकिन उतने में इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ गया। इनमें और इनमें क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया। ओके, अब मैंने क्या बोला कि वॉर के टाइम पे कुछ रूल्स होते हैं जो बदल जाते हैं, ठीक है, वो वॉर टाइम रूल्स अलग लग जाते हैं। तो इस कंपनी ने इस कंपनी को पैसे देने से मना कर दिया, ठीक है। इस कंपनी ने इस कंपनी की पेमेंट कैंसिल कर दी। क्यों? बोले कि ऐसा है कि मेरा देश और तुम्हारा देश वॉर पे है, इसलिए इस वक्त मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा। तो डैमलर कंपनी ने बोला कि भाई ऐसा है, मैं इंग्लैंड में हूं, तुम इंग्लैंड में हो, तो हम दोनों के बीच में कैसी लड़ाई, तो तुम्हें तो मेरा पैसा देना चाहिए। उस वक्त लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट काम आया और यह बात समझ में आई कि कंपनी भले ही इंग्लैंड में है, लेकिन इसे चला कौन रहा है, एक जर्मन कंपनी ही चला रही है ना, मतलब जर्मनी के लोग ही चला रहे हैं, करेक्ट, चला तो जर्मनी के लोग ही रहे हैं। तो इस वक्त एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन है वो तो जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में हुआ है ना, इन्होंने तो सिर्फ यहां पे कंपनी खोल दी है ताकि अपना बिजनेस बढ़ा सके। तो इसलिए यहां पे क्या है, फ्रेंड और एनिमी वाला यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया आपका कि कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड का जर्मन कंपनी या डैमलर कंपनी एनिमी है। भले ही वो इंग्लैंड की इंग्लैंड में ही हो, लेकिन माना जाएगा कि डैमलर कंपनी जो पूरी तरह से एक जर्मन कंपनी चला रही है, तो तुम इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हो और वहां पे ये रूल हो गया कि ये पेमेंट आप इन्हें मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में तो आपका ट्रांजैक्शन जर्मनी के साथ हुआ और आप दोनों वॉर पे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की। सामने से क्या दिख रहा था कि डैमलर कंपनी तो इंग्लैंड की है, तो कोई वॉर में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जब ये कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हुई तो समझ में आया कि एक्चुअल में तो इसके पीछे जर्मन कंपनी है, ठीक है। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, वेयर अ कंपनी इज यूज्ड फॉर कमिटिंग फ्रॉड्स और इम्प्रॉपर कंडक्ट, कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील एंड लुक एट द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन। देयर इज अ केस जोन्स वर्सेस लिपमैन। पहले आप इसे लिख लो, ठीक है, आप उसी केस के बगल में इसे बना लो।
और तब हम इस जोन्स वर्सेस लिपमैन के केस में चलते हैं। नाउ अगेन दिस इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, कि फ्रॉड एक्चुअली करो आप और फिर आप नाम डाल दो किस पे कि भाई ये तो कंपनी ने किया, तो हम क्यों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसा जब भी करोगे तो वहां पे कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की जाएगी और देखा जाएगा कि एक्चुअल में कल्प्रिट है कौन। इसके लिए हमारे पास एक केस है जोन्स वर्सेस लिपमैन। अब इस केस में क्या हुआ, लिपमैन और जोन्स के बीच में एक प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल प्रॉपर्टी। जोन्स और लिपमैन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि लिपमैन एक प्रॉपर्टी जोन्स को बेचेगा। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, फिर लिपमैन भाई साहब का मन बदल गया, उनको लगा कि नहीं मुझे नहीं बेचनी। जोन्स बोलने लगा कि भाई हमारे और तुम्हारे बीच कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें बेचनी पड़ेगी मुझे। तुरंत लिपमैन ने क्या किया, एक कंपनी बनाई, ठीक है। लिपमैन ने क्या किया, एक कंपनी बनाई और उठा के प्रॉपर्टी किसको बेच दी, अपनी कंपनी को, ठीक है। अब देखो क्या एक्चुअल में आप ये कर सकते हो, मतलब क्या ये एक रियल ट्रांजैक्शन है भी, खुद सोचो भाई। कहने के लिए तो कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, तो मैंने एक कंपनी बनाई और मैंने कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। मैंने कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी दे दी कि कंपनी प्रॉपर्टी को यूज करेगी, अपने बिजनेस में यूज करेगी। मैंने इस कंपनी को प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन रियल इंटेंशन क्या है कि तुम खाली इस कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए यहां पे प्रॉपर्टी बेच दिए, अपनी ही प्रॉपर्टी, बस ऐसे ही एक कंपनी बनाई, उसके नाम पे दी, पैसा ना गया ना आया, कुछ नहीं, और आप कह रहे हो भाई प्रॉपर्टी तो चली गई, अब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर नहीं सकता। So here what will happen? The corporate wheel will be lifted up. देखा जाएगा कि ये कंपनी तो बस बेकार में ही बनाई गई है, कोई ना इसका रियल इंटेंशन है ना कुछ है, खाली इस कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए आपने कंपनी बना दी। और ये कंपनी ने का तो कोई मोटिव ही नहीं है कि उसको प्रॉपर्टी चाहिए या किस काम के लिए चाहिए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो वहां पे ये डॉक्ट्रिन, ये प्रिंसिपल अप्लाई हुआ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, और लिपमैन को फिर जोन्स को प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, बिकॉज दिस इज नो रियल ट्रांजैक्शन। ये कंपनी ही फालतू बनाई गई थी और उसको प्रॉपर्टी बेचना भी एक फालतू इंटेंशन था, ठीक है। तो फिर उसको ये प्रॉपर्टी इनको बेचनी ही पड़ी। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, एक नई कंपनी खोल देते, ठीक है। कंपनी में क्या करना है, 2-4 पेपर दो, आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, और कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं, और उसके बाद उससे अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हैं। और जब नाम आता है कि भाई ये कंपनी अनलॉफुल एक्टिविटीज करती है, तो वो अपनी पेनाल्टी से क्या बोल के बचते हैं कि कंपनी अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही है, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो बस इसमें पैसा लगाए हुए हैं, हम तो बस इसके मेंबर हैं, हम तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो अगर ऐसा करोगे तो वहां पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कॉन्सेप्ट यूज होगा, और ये होगा कि नहीं, इट वॉज एक्चुअली द रियल कल्प्रिट, इट वॉज एक्चुअली यू वर डूइंग ऑल ऑफ दिस। The court shall lift the corporate wheel without any hesitation to protect the public policy and prevent transaction opposed to public policy. Company mere sham or cloak. इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी सिर्फ एक दिखावे के लिए आपने खोली है, कोई रियल इंटेंशन था ही नहीं आपका कंपनी खोलने का, ठीक है।
यानी कंपनी को आप सिर्फ एक पुतले की तरह यूज करना चाहते हो अपने गलत इंटेंशंस को पूरा करने के लिए. Where the company is a mere sham and was really a ploy used for committing illegalities and to defraud people, the court shall lift the corporate veil. मतलब जो काम आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर सकते फॉर सम लीगल रीजंस, ठीक है, या इलीगल है, अनलॉफुल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, रेस्ट्रिक्टिव है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ भी जो भी आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर सकते, कंपनी बना दी, उसके नाम पे कर दिया कि भाई लॉ तो कहता है कि मैं नहीं कर सकता ना, लेकिन ये कंपनी तो कर सकती है. तो लॉ इतना भी पागल नहीं है. लॉ कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेगा और देखेगा कि एक्चुअल में ये काम आप ही कर रहे हो और उसी लीगैलिटी का जो पेनाल्टी है वो आपके ऊपर लगेगा. इसके लिए हमारे पास एक बहुत फेमस केस है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न. ठीक है, आई होप आपने लिख लिया है. इस केस में क्या हुआ था, हॉर्न जो था वो एक एम्प्लॉय था. किसका? गिलफोर्ड. ध्यान से देखना, ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है. गिलफोर्ड मोटर कंपनी का ये एक एम्प्लॉय था. अब भाई हर कंपनी जब आपको एम्प्लॉयमेंट देती है तो आपसे एक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन कराती है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, वो साइन कराती है. तो जब इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया गया था, जब इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया गया था तो इसमें लिखा था कैन नॉट solicit the customers. ठीक है, मतलब कि आप कस्टमर्स जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी के हैं, ठीक है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी के कस्टमर्स के साथ आप कोई पर्सनल डीलिंग या ट्रांजैक्शन नहीं करोगे. ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि जो भी कस्टमर आएंगे अगर आप हमारा काम उनसे करा सकते हो तो करा देना, पर ये मत करना कि छोड़ो यार ये लोग तो क्या ही करेंगे, मैं आपकी डीलिंग कराता हूं, आप पूरे पैसे मुझे दे देना. ठीक है, तो मतलब आप इनके कस्टमर मारोगे नहीं, आप अपने नाम पे बिजनेस नहीं करने लग जाओगे, आप अपना पर्सनल बिजनेस हमारे कस्टमर के साथ कभी नहीं करोगे. ये इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा था जो कि हॉर्न ने साइन किया था और गिलफोर्ड मोटर कंपनी का एम्प्लॉय बना था. लेकिन इतनी उसने अपनी बुद्धि लगाई कि वो उसने सोचा कि ठीक है, बोला गया है ना कि मैं नहीं कर सकता, तो इसने अपनी एक कंपनी बना ली. इसने अपनी एक कंपनी बना ली और इनके कस्टमर्स को क्या करने लग गया, इनके कस्टमर्स को मारने लग गया, लेने लग गया, क्या बोल के, इस कंपनी के नाम पर. अब बताइए यहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील इंपॉर्टेंट है या नहीं? ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि आपने नाम कंपनी का यूज कर रखा है, तो कंपनी को तुम क्या यूज कर रहे हो, मियर शैम. ठीक है, और क्लोक यानी कि सिर्फ एक महज कागजी चीज है कि आपने कंपनी का नाम बना दिया और उस कंपनी के नाम पे आप उन्हीं के कस्टमर ले रहे हो. आप ऐसा दिखा रहे हो कि गिलफोर्ड मोटर कंपनी इज लूजिंग इट्स बिजनेसेस एंड इट्स कस्टमर्स टू दिस कंपनी. बट एट दैट टाइम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल डॉक्ट्रिन वाज यूज्ड एंड इट वाज सीन कि ये कंपनी तो सिर्फ नाम की बनाई गई है
एक्चुअल में पूरा काम कर कौन रहा है? ये एम्प्लॉय, और ये एम्प्लॉय ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में है कि कभी भी इनके कस्टमर्स मारेगा नहीं, कभी भी इनके कस्टमर्स इस तरीके से गलत तरीके से सॉलिसिट नहीं करेगा। तो आप बताइए पेनाल्टी, भाई ये तो एक लॉफुल बिजनेस दिख रहा है। ऐसा तो हो सकता है कि मार्केट में एक कंपीटिंग कंपनी आ गई और अब कस्टमर इस कंपनी के पास जाने के बजाय इस कंपनी के पास जाने लग गए, ये तो एकदम नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? एक्चुअल में क्या ये अनलॉफुल है? ऑफ कोर्स एक्चुअल में ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक्चुअल में ये अनलॉफुल है, जबकि सामने से ट्रांजैक्शन लॉफुल दिख रहा है। मार्केट में एक दूसरी कंपनी आ गई जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी के कस्टमर्स को लेने लग गई, ये तो एकदम लॉफुल है, मार्केट में तो ऐसा कंपटीशन चल सकता है। लेकिन जब डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील अप्लाई होगा तो दिखेगा कि यहाँ पे एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और पेनाल्टी किस पे लगेगी? होल्ड पे पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, सो दैट इज द केस व्हेन कंपनी इज यूज्ड एज अ मेयर शैम और क्लोक। Where company acts as an agent of its shareholders, मतलब कंपनी को आप सिर्फ क्या कर रहे हो? शेयर होल्डर्स का एजेंट बना रखे हो। If there is an arrangement between the shareholders and the company to the effect that the company will act as a agent of shareholders for the purpose of carrying on the business is essentially that of the shareholders and will have unlimited liability. जैसे कि इसको मैं कैसे समझा रही हूं आपको, पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप और एजेंट उसके क्या है? म्यूचुअल एजेंट है। पार्टनरशिप इज एन एजेंट ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब जो कुछ भी पार्टनर्स कर रहे हैं उसके लिए पार्टनरशिप रिस्पॉन्सिबल है, जो कुछ भी पार्टनरशिप कर रही है उसके लिए पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में एक अरेंजमेंट बना लिया। एक अरेंजमेंट जरूरी नहीं कि वो रिटन अरेंजमेंट हो सकता है कि काम से ही ऐसा दिख जाए कि कंपनी वही करती है जो शेयर होल्डर कहते हैं। मतलब आपने कोई प्रॉपर मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया, कंपनी वही कर रही है जो शेयर होल्डर कहते हैं। प्लस कंपनी एक एजेंट की तरह काम कर रही है शेयर होल्डर्स के, मतलब प्रिंसिपली काम सब करा कौन रहा है? शेयर होल्डर, और सिर्फ वो कंपनी के नाम पे हुए जा रहा है, सिर्फ कंपनी के नाम पे वो हो रहा है। मतलब आपने खाली बीच में एक लीगल आइडेंटिटी का यूज कर रखा है ताकि आप जो शेयर होल्डर्स हैं वो मिलके वो सारे काम कर सकें जो शायद वो इंडिविजुअली ना कर पाते। ऐसे में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होगा कि भैया ये कंपनी का यहाँ कोई काम ही नहीं है, आप तो कंपनी को खाली अपना एजेंट बना रखे हैं। ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है ना कि एजेंट के क्या रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या एक्टिविटीज होती हैं। तो अगर कंपनी सिर्फ मेयर एजेंट बन के रह जाए शेयर होल्डर की तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हो जाएगा। और वैसे तो कंपनी लॉ कहता है कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना शेयर का पैसा दियो उतनी ही लायबिलिटी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप कंपनी को सिर्फ शेयर होल्डर का एक एजेंट बना दोगे तो फिर कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये तो सिर्फ शेयर होल्डर्स है, और उस केस में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, यानी कंपनी द्वारा किया गया कोई भी एक्ट शेयर होल्डर के द्वारा किया गया माना जाएगा, और जो लायबिलिटी, जो पेनाल्टी कंपनी की होनी चाहिए वो पूरी की पूरी शेयर होल्डर की हो जाएगी। और उस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि वी हैव लिमिटेड लायबिलिटी। नो, इट वाज यू हु आर एक्टिंग एज द प्रिंसिपल एंड दिस टाइम यू विल बी हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। Where a company tries to avoid its legal legislation, the corporate wheel shall be lifted to look at the real picture. Workmen of Associated Rubber Industry Limited versus Associated Rubber Industry Limited. अब इस केस में छोटा सा केस है, इसमें बस यही हुआ था कि कंपनी अपने एसेट्स बांट रखी थी ताकि वो अपने लीगल ऑब्लिगेशन से बच सके, कुछ टैक्स एवर्जन कर सके। Next is to punish for contempt of court. Company being an artificial person cannot disobey the orders of the court. Therefore, the person at fault should be identified. अब मान लीजिए कोर्ट का कोई ऑर्डर आया कि कंपनी पे इतनी पेनाल्टी लगी है, और अगर वो पेनाल्टी कोई भी जमा नहीं कर रहा है तो ये थोड़ी ना बोला जाएगा कि कंपनी ने जमा नहीं की। एक्चुअल में तो जो उसका मैनेजमेंट है, जो उसके डायरेक्टर्स हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जो उसका मैनेजमेंट देख रहे थे, उन्होंने जमा नहीं की। राइट, करेक्ट। कंपनी थोड़ी ना, कंपनी के पास तो ऑर्डर आ गया, कंपनी डिसोबे कैसे कर सकती है?
कंपनी डिसोबे कैसे कर सकती है, मतलब इट वॉज द रियल पर्सन बिहाइंड जिसने डिसोबे किया, तो पेनाल्टी किसके ऊपर लगती है, द पर्सन, द रियल पर्सन बिहाइंड दिस फॉल्ट. ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट योर मीनिंग ऑफ कंपनी, द फीचर्स ऑफ कंपनी एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू टाइप ऑफ कंपनीज. कितने टाइप की कंपनीज हो सकती हैं, कितने बेसिस पे कितने टाइप की कंपनीज होती हैं. So this is on the basis, ठीक है, on the basis of liability, on the basis of number of members, on the basis of control, on the basis of ownership and other. ठीक है, एक और होता है, that is on the basis of listing. On the basis of liability, we have three types. Limited by shares, limited by guarantee, and unlimited liability. So on the basis of liability we have three kinds. Limited by shares मतलब जो शेयर होल्डर्स है उनका जो भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी है. मान लीजिए मैंने एक कंपनी का 100 रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है, बहुत छोटे से एग्जांपल, बहुत बेसिक से एग्जांपल से बता रही हूं. मान लीजिए मैंने एक कंपनी का 100 रुपए का शेयर खरीदा. उस शेयर को जब मैंने खरीदा तब उसकी मार्केट वैल्यू थी 400 रुपए. मैंने पे कितना किया, 400 रुपए, करेक्ट. मैंने पे कितना किया, 400 रुपए. उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए, यानी वो शेयर था कितने का, 100 रुपए का. कल को अगर और मैंने पे ऑलरेडी कर दिया 400 रुपए. अब कल को अगर कंपनी क्या होने वाली है, मान लीजिए बंद होने वाली है और हमें हमारे क्रेडिटर्स को पैसा चुकाना है, तो कंपनी किसके पास जाएगी, अपने शेयर होल्डर्स के पास जाएगी, है कि नहीं. वो ही उसके मेंबर्स हैं, वही उसके सदस्य हैं, तो उसी के पास जाएगी, बोलेगी चलो भाई पैसा दो. अब क्या वो मेरे पास आ सकती है, नहीं. क्यों, क्योंकि मैंने अपने नॉमिनल वैल्यू तक का पूरा पैसा दे रखा है. मैम आपने तो उससे ज्यादा दे रखा है, तो क्या कंपनी आपको वापस भी करेगी, नहीं. लेकिन इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होगी तो उसके शेयर्स, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो लिमिटेड बाय शेयर हैं तो वो कितने पैसे तक की उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना उसका नॉमिनल वैल्यू है. इसी एग्जांपल में रिवर्स देखते हैं. नॉमिनल वैल्यू था 100 रुपए. जब मैंने कंपनी के शेयर खरीदे तो उसकी मार्केट वैल्यू चल रही थी 75 रुपीज, मतलब कंपनी का शेयर बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, बहुत ही बुरा, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से भी कम आ गई था. मैंने कंपनी का शेयर 75 रुपए में खरीद लिया. अब कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, कंपनी को अपने क्रेडिटर्स को पैसा देना है. क्या मैं लायबल हूं, यस. क्यों, क्योंकि मैंने जो शेयर खरीदा है वो 100 रुपए का है, तो मेरी लायबिलिटी 100 रुपए तक की है. अभी तक मैंने कंपनी को कितना पैसा दिया है, सिर्फ 75 रुपए. क्या मुझसे 25 रुपए मांगे जा सकते हैं, यस. बात समझ में आ रही है.
सो लिमिटेड बाय शेयर में आप अपने नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स तक के लिए लायबल होते हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है? लिमिटेड बाय गारंटी में होता है कि आपके पास जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जा रहा होता है कंपनी का, तो हर शेयर होल्डर एक अमाउंट खुद गारंटी करता है कि मैं 1 लाख तक के लिए लायबल हूं, या मैं 2 लाख तक के लिए लायबल हूं, मैं 10,000 तक के लिए लायबल हूं। खुद से एक गारंटी देता है हर शेयर होल्डर, और वो उस अमाउंट तक के लिए लायबल है। जब तक आप उतना पैसा कंपनी को नहीं दे सकते, तब तक कंपनी आपसे पैसे मांग सकती है। ठीक है, सो दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है और वो अनलिमिटेड हो सकती है। ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से आपके पास 2 कंपनियां बनती हैं, दैट इज पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में हम यहां समझेंगे कि नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से कैसे लिमिटेड होते हैं। यहां पे आपके पास अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। यहां पे आपके पास अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन यहां पे आपके पास मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। इनमें और भी बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा मांगने के लिए जा सकती है। ठीक है, जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनके पास अपने प्रपोजल लेके जा सकती है कि भाई आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओगे क्या। लेकिन प्राइवेट कंपनी कभी भी ये काम नहीं कर सकती। तीसरी चीज, पब्लिक कंपनी के जो शेयर होते हैं, मान लीजिए मैंने खरीदे लेकिन अब मुझे नहीं रखने, तो मैं किसी और को ये शेयर इजीली बेच सकती हूं। लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, रादर वो ट्रांसफरेबल ही नहीं होते। ठीक है, प्राइवेट कंपनी का अगर आपने शेयर रखा है तो आप वो शेयर सरेंडर कर सकते हो कंपनी को, लेकिन इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक कंपनी का कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होते हैं लेकिन प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होते। अगर आप कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन देखोगे तो वहां पे पब्लिक कंपनी के लिए सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में लिखा है कि प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स 200 से अधिक नहीं होने चाहिए, वो अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, और प्राइवेट कंपनी कभी भी आम पब्लिक के पास पैसा मांगने नहीं जा सकती। ठीक है, मतलब कि आप मेरे शेयर होल्डर बन जाओ, आम पब्लिक प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन सकते। ठीक है, आम पब्लिक से मेरा मतलब है कि आप पब्लिक एट लार्ज को अप्रोच नहीं कर सकते। मान लो 10-12 दोस्त मिलके एक प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो, तो बस उसी में आपका रहना चाहिए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा ऐसे पब्लिक में नहीं डाल सकते कि चलो अखबार में डाल दिए कि आओ हमारे शेयर खरीदोगे और कोई भी पर्सन आके आपके शेयर खरीद ले, ये आप नहीं कर सकते। आपको अपने शेयर प्राइवेटली देने पड़ते हैं, मतलब जिनको आप जानते हो, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, खाली आप उनसे पैसा लोगे और उनको अपनी कंपनी का शेयर दोगे। जबकि पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक कंपनी अखबार में छपवा सकती है कि हमें हमारे शेयर होल्डर बनोगे क्या। ठीक है, तो देयर इज लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं लिखते कि हमारे शेयर होल्डर बनोगे क्या, लेकिन पब्लिक को अप्रोच कर सकते हैं पैसे के लिए, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे क्या लिखती है, प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी लिखती है सिर्फ लिमिटेड। ठीक है, so that is your public company and private company। ये जो 200 है, इसमें क्या क्या नहीं इंक्लूड होता है ये मैं आपको बता देती हूं। ये 2 लोग जो शेयर्स
इन दो लोगों के पास जो शेयर्स होते हैं वो इस 200 में इंक्लूड नहीं होता। मतलब अगर मान लीजिए मेरी एक प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी के मेंबर्स तो 200 ही हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास एम्प्लॉइज हैं 1000 एम्प्लॉइज तो ही सकते हैं ना। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक ऑप्शन निकाला कि हम अपने सारे एम्प्लॉइज को शेयर्स देना चाहते हैं हमारी कंपनी के। आप अभी आगे पढ़ोगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, मतलब कि हम अपनी एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी के शेयर देना चाहते हैं। और अगर एम्प्लॉइज आपकी कंपनी के शेयर ले लेते हैं तो आप वहां पे ये नहीं देखोगे कि अरे यार हमारे तो 200 शेयर होल्डर हो सकते थे, हजारों को मैं कैसे दूं शेयर। तब वहां पे ये 200 की गिनती में वो एम्प्लॉइज शामिल नहीं होंगे। जो भी पर्सन आपके साथ एम्प्लॉयमेंट में है, अगर उसके पास आपके शेयर्स हैं तो वो इस 200 की गिनती में शामिल नहीं होगा। सिमिलरली कोई पर्सन आपके साथ एम्प्लॉयमेंट में था, फॉर्मर एम्प्लॉइज, ठीक है भाई, फॉर्मर एम्प्लॉइज, कोई पर्सन आपके साथ एम्प्लॉयमेंट में था, तब उसने आपके शेयर्स लिए थे, अब वो पर्सन नहीं रहा, वो पर्सन ने जॉब छोड़ दी, रिटायर हो गया, जो भी, लेकिन आपके शेयर्स उसके पास हैं, क्या वो भी 200 में गिनाएंगे? नहीं। यानी कि करेंट एम्प्लॉइज और पास्ट एम्प्लॉइज, जो भी पर्सन आपके साथ एम्प्लॉयमेंट में था या है, अगर उसके पास शेयर है तो वो इस 200 में कैलकुलेट नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। अंडरस्टूड? इसके अलावा कोई भी अगर जॉइंट मेंबर है, अगर एक शेयर दो लोग मिल के लेते हैं, मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू है 1000, मेरे पास 1000 नहीं है देने के लिए, लेकिन मैं आपकी कंपनी का मेंबर बनना चाहती हूँ, मैंने एक को जॉइंट मेंबर बना लिया कि चलो यार तुम थोड़े पैसे दे देना, तुम मैं दे देती हूँ, ठीक है। या फिर मैंने अपने साथ अपना एक फैमिली मेंबर रख लिया कि इस शेयर के जॉइंट होल्डर हैं हम दोनों, ठीक है। तो जॉइंट होल्डर एक ही गिनाएंगे, हम दोनों एक ही कैलकुलेट होंगे। जॉइंट होल्डर है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कंपनी के पास 2 मेंबर्स हो गए, हम दोनों ने एक शेयर लिया है, जॉइंटली लिया है, तो एक्चुअल में हम कितने हुए? एक ही यूनिट माने गएंगे ना, इसलिए जॉइंट होल्डर्स विल बी कैलकुलेटेड एज 1, ठीक है। आप यहां पे लिख लो, ये नॉट इंक्लूडेड आपने लिख लिया, प्लस जॉइंट होल्डर की एक ही गिनती है, ठीक है ना, 1 होल्डर गिना जाएगा। कंट्रोल के आधार पे आपके पास हो सकती है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? अगर आप डेफिनेशन देखो तो बस इतना लिखा है कि होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो सकती है। और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में फिर आके लिखा है कि सब्सिडरी कंपनी एक दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी तब बोली जाती है जब उसके when more than 50% shares are held by another company या फिर इस दूसरी कंपनी के पूरे डिसीजन जब एक दूसरी कंपनी लेने लगे, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो हमारे कौन है डिसीजन मेकर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, एक सब्सिडरी कंपनी एक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है। अंडरस्टूड? होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी एक रिलेशन में बोले जाते हैं कि जो कंपनी किसी और कंपनी का मोर देन 50% शेयर अगर ले ले, ठीक है, मान लीजिए कंपनी की शेयर कैपिटल है 100 रुपए की और एक दूसरी कंपनी है वो उसी ने उसमें 50 रुपए दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो उसकी क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी। मोर देन 50% जिस कंपनी के पास चला गया वो उसकी होल्डिंग कंपनी हो गई। मान लीजिए हमने 50% नहीं लिया, लेकिन
आपके यहाँ जो लोग डिसीजन ले रहे हैं, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ डिसीजन ले रहे हैं, वो कौन होंगे, कितने होंगे, क्या होंगे, वो सब एक दूसरी कंपनी डिसाइड कर रही है. ही इज कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. उस केस में वो दूसरी कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी होती है. ओनरशिप, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट आप लिख सकते हो. तो उसके हिसाब से हमारे पास होती है गवर्नमेंट कंपनी, या नॉन गवर्नमेंट कंपनी. तो किसी कंपनी का 51% एंड अबव is held by सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, जब सरकार कोई कंपनी बनाती है, यानी कि सरकार जब किसी कंपनी में 51% शेयर होल्ड करती है, तो उसे हम कहते हैं कि वो एक गवर्नमेंट कंपनी है. प्लस इसकी कोई भी सब्सिडरी कंपनी होगी तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी. ठीक है, भले ही उसमें सरकार का उतना ना हो, लेकिन अगर इस कंपनी का, गवर्नमेंट का नहीं है लेकिन गवर्नमेंट कंपनी का अगर 50% शेयर किसी भी और कंपनी में है, तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी. मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट कंपनी में किसका शेयर होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट का. अब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पिक्चर से हट गई, गवर्नमेंट कंपनी ने किसी और कंपनी में 50% शेयर्स खरीद लिए. अब क्या वो कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी हो गई? यस. क्यों? क्योंकि अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो सब कुछ तो सरकार के हाथ में है ना, मतलब सरकार के हाथ में वो कंपनी है जो इसके पहले वाली है, और जब इस कंपनी ने उस कंपनी को खरीद लिया तो कहेंगे कि वो भी तो सरकार का ही डिसीजन रहा. ठीक है, तो इसलिए वो दूसरी वाली भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी. नॉन गवर्नमेंट कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी. सिमिलरली यहां पे मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि पब्लिक कंपनी का अगर कोई सब्सिडरी है तो वो भी पब्लिक कंपनी होगी, भले ही वो एक प्राइवेट कंपनी हो. मतलब भले ही उसने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपना नाम एक प्राइवेट लिमिटेड दिया हो, भले ही उसके ऊपर ये रूल्स लागू होते हो कि वो अपने शेयर कभी ट्रांसफर नहीं करेगी, वो अपने मेंबर रेस्ट्रिक्ट करेगी. मतलब जहां पे भी वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, भाई इनकॉर्पोरेट होने से ये डिसाइड हो जाता है कि आपके ऊपर आगे के रूल्स क्या लगेंगे. अगर आप अपने आप को एक पब्लिक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपके ऊपर सारे रूल्स एक पब्लिक कंपनी वाले लगेंगे. मतलब है कि आप चाहते हो कि कभी ना कभी आप पब्लिक से पैसा मांगो, और प्राइवेट कंपनी का मतलब है कि हम कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं मांगेंगे, हम आपस में डील कर लेंगे. तो भले ही एक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट करे, मैंने क्या बोला, भले ही एक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट करे, लेकिन अगर किसी और पब्लिक कंपनी ने उसके 50% शेयर खरीद लिए तो वो उसकी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी, और उस केस में वो भी एक पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी. ठीक है, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूं, आप वहीं पे स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा. जैसे कि आपकी एक कंपनी है ABC लिमिटेड, पब्लिक कंपनी अपने आगे लिमिटेड यूज करती है, प्राइवेट कंपनी अपने आगे प्राइवेट लिमिटेड यूज करती है. एक कंपनी है ABC लिमिटेड और एक दूसरी कंपनी है PQR प्राइवेट लिमिटेड. मतलब इसने अपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अपने आप को एक प्राइवेट कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट किया था, लेकिन इस कंपनी ने अक्वायर्ड more than 50% of its shares. इस कंपनी ने PQR प्राइवेट लिमिटेड के 50% से ऊपर शेयर्स खरीद लिए. अब PQR प्राइवेट लिमिटेड क्या बन गई, PQR इज सब्सिडरी ऑफ ABC बन गई. करेक्ट. अब
PQR भी क्या मानी जाएगी, एक पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, मैं एक बार के लिए ये इरेज करके यहाँ पे आपके लिए अच्छे से लिख दे रही हूं ताकि आप अपनी कॉपी में लिख ले। नाउ PQR प्राइवेट लिमिटेड is a subsidiary of ABC Limited. ठीक है, is a subsidiary of ABC Limited. This implies PQR Private Limited is a public company and all rules and regulations applicable to a public company are applicable to PQR Private Limited। मतलब तब आप PQR Private Limited में ये नहीं कह सकते कि अरे पब्लिक कंपनी वाला रूल उसमें क्यों लगा रहे हो, वो तो एक प्राइवेट कंपनी है। लेकिन भैया उसका मेजर शेयर होल्डर तो एक पब्लिक कंपनी बन गया ना, और कंपनीज एक्ट कहता है कि जब एक कंपनी का, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होल्डिंग कंपनी एक पब्लिक कंपनी हो, तो वो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे, और सारे रूल्स जो हमने एक पब्लिक कंपनी के लिए बनाए हैं वो हम उस पर भी अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? सो दैट इज दिस one line that subsidiary of public company is also a public company. Understood? Please write that down and then we can move forward. हम आगे बढ़ सकते हैं। लिस्टिंग के आधार पे वी हैव टू, लिस्टेड या अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी कौन होती है? जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, मतलब जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे होते हैं कि आप वहां पे देख के उनका दाम वाम देख के उन्हें वहीं से खरीद सको। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक बाजार है। ऐसे आपको शेयर्स का पता भले ही ना चले, लेकिन जब कोई कंपनी ने अपने शेयर्स उस बाजार पे डाल दिए तो अब उस मार्केट में जिस तरीके की फंक्शनिंग है उसके हिसाब से वो शेयर रेगुलेट होने लग जाता है। ठीक है, तो जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में चले जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो लिस्टेड शेयर्स होते हैं, लिस्टेड कंपनीज होती हैं, और जिनके नहीं होते हैं वो अनलिस्टेड कंपनी होती हैं। अब अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैम शेयर्स लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज का क्या मतलब, तो मैं कहूंगी कि सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस के अंडर, सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने रूल निकाला है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, दैट इज LODR रेगुलेशंस के अंडर जिस कंपनी के शेयर्स को ये अलाउ किया गया है, ठीक है, जिस कंपनी के नाम को ये अलाउ किया गया है कि आइए आप स्टॉक एक्सचेंज पे अपना शेयर बेच लीजिए, और जिसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए हैं और उसे वो कंपनी फॉलो करके अपना नाम वहां लेके गई है, उसे हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी। ठीक है, और जो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं वो अनलिस्टेड कंपनी। ओके, सो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ योर लायबिलिटी, नंबर ऑफ मेंबर्स, कंट्रोल, ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड लिस्टिंग। नेक्स्ट वी हैव अदर। तो अदर में हमारे पास बहुत सारे हैं, उसको मैं अलग से लिखूंगी।
अदर में हमारे पास सबसे पहले है एसोसिएट कंपनी। क्या होती है? तो ये एसोसिएट कंपनी एक दूसरे के रिलेशन में ही एसोसिएट कंपनी हो सकती है। मतलब कि एक कंपनी है, वन कंपनी, ठीक है, कोई भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर इस कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्या मैंने बोला? अगर इस कंपनी के ऊपर एबीसी का पीक्यूआर के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो हम कहेंगे कि पीक्यूआर इज एन एसोसिएट ऑफ एबीसी। पीक्यूआर क्या होगा? ये पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अंडरस्टूड? कब? जब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे पता चलता है? जब 20% और मोर शेयर होल्डिंग हो या फिर तुम्हारे बिजनेस डिसीजंस हम लेंगे इस बात का कोई अग्रीमेंट हुआ हो। ठीक है? अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड के टोटल शेयर कैपिटल का 20% से ज्यादा लिया हुआ है, मतलब मान लीजिए पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड के पास कैपिटल थी 100 रुपए की, ठीक है, कैपिटल 100 रुपए होने का मतलब कि आपने लिखवाया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि हमारे पास 100 रुपए कैपिटल होगी। क्या जरूरी है कि वो हमेशा हो? क्या जरूरी है वो हमेशा हो? हाँ, कोई ना कोई उसमें उतना पैसा लगाए रहता है। ठीक है, तो अगर ये 100 रुपए कैपिटल होगी, अगर हम ऐसा कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि 20 रुपए से ऊपर तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने ही लगाए हैं। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि एबीसी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है पीक्यूआर पे, और इसलिए पीक्यूआर एबीसी की एक एसोसिएट कंपनी है। ठीक है, और दूसरा, अगर एक अग्रीमेंट हुआ है एबीसी और पीक्यूआर के बीच कि तुम्हारे कई सारे बिजनेस डिसीजंस हम ही लेंगे, तो फिर हम बोलेंगे कि पीक्यूआर इज एन एसोसिएट ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। Second, we have banking company. Banking company is a company which is registered under Banking Act. ठीक है, तो जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर होती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, उसे हम बैंकिंग कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट यू हैव अ फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? फॉरेन कंपनी आपकी ऐसी होती है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कि फॉर्म हुई है इंडिया के बाहर, बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, मतलब हम सारी कंपनी, भाई दुनिया में इतनी कंपनी, क्या हम हमारे लिए सब कंपनी फॉरेन कंपनी है? नहीं, जिसने आके इंडिया में एक प्लेस ऑफ बिजनेस सेटअप कर लिया वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी है। ठीक है, या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस सेटअप किया या फिर किसी एजेंट के थ्रू काम कर रही है, मतलब कंपनी वहां है लेकिन उसने अपना एक सेल्स मैनेजर यहां बैठा रखा है और वो सारा काम यहीं से करता रहता है, एक जगह बैठ गया है, फोन मिलाए मिलाए सारा काम करता रहता है। कंपनी ने कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं सेटअप किया है, वो सेल्स मैनेजर अपने घर पे बैठ के सारा काम कर देता है। तो कोई एजेंट उसका बैठा है ना, ठीक है, एजेंट कैपेसिटी में वो यहाँ बैठा है, काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि अब वो हमारे लिए एक फॉरेन कंपनी हो गई। हो सकता है फिजिकली काम कर रही हो सकता है वर्चुअली काम कर रही हो, जैसे कि हमारी जितनी .com कंपनियां हैं, ठीक है, जितना भी इंटरनेट पे जितनी कंपनियां फॉरेन के हमारे साथ यहाँ काम कर रही हैं, वो सब हमारे लिए फॉरेन कंपनी हो गई। या फिर जो इंडिया में अपनी बिजनेस एक्टिविटी किसी भी और तरीके से कर रही है, ठीक है, या तो एजेंट है, ठीक है, या फिर उस कंपनी का फिजिकल
या तो मान लो उसने अपना ऑफिस ही सेटअप कर दिया, फिजिकल या वर्चुअल प्रेजेंस है, या फिर एनी अदर मैनर, किसी भी और मैनर में यू आर कंडक्टिंग बिजनेस इन इंडिया, तो उसको हमारे कंपनीज एक्ट में एक फॉरेन कंपनी कहा जा रहा है। मतलब भाई ऐसे तो सैकड़ों कंपनियां, हर देश में इतनी सारी कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई हैं, क्या वो सब हमारे लिए फॉरेन कंपनी है? वो सब हमारे कॉन्सेप्ट में फॉरेन कंपनी तब कही जाएंगी जब वो इंडिया के साथ किसी भी तरीके से अपना बिजनेस कंडक्ट करना चाहेंगी, तो ठीक है, तब हम बोलेंगे कि वो एक फॉरेन कंपनी है। इसके बाद आपका आता है 1% कंपनी। तो 1% कंपनी के लिए तो हमारे पास बहुत डिटेल में डिस्कशन है, अभी के लिए मैं बस आपको बता देती हूँ 1% कंपनी क्या होता है। 1% कंपनी में 1 मेंबर होता है और वो एक नॉमिनी चुन देता है। मतलब यहां पे मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रही हूं वो ये है कि पहले क्या होता था, अगर एक सिंगल पर्सन को बिजनेस करना है, ठीक है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है या मेंबर्स इकट्ठा करके कंपनी खोलनी है, कुछ नहीं, उसको बस ये लग रहा है कि यार मैं अकेला ही करना चाहता हूं, लेकिन मैं कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस को बैंक्स वगैरह से अच्छे तरीके से लोन मिल जाते हैं, उसकी चीजें स्ट्रीमलाइन होती हैं, उस पर्सन की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नहीं तो प्रोप्राइटरी बिजनेस में तो बिजनेस से जितना उधार उठाया वो सब उस पर्सन को चुकता करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम इस कंपनी के जब शेयर होल्डर हो जाएंगे तो कंपनीज एक्ट के तहत मेरी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। तो क्या है, ये 1 मेंबर कंपनी होती है, सिर्फ एक पर्सन जो कंपनी बना ले उसे हम कहते हैं 1% कंपनी। अब खतरा तो यहाँ पे भी है, एक तो मेंबर है और वो भी अगर मर गया तो, ठीक है, वो भी अगर छोड़ दिया तो वो पर्सन क्या करता है, अपने आप पीछे एक नॉमिनी करके जाता है कि अगर वो गुजर गया तो वो नॉमिनी जो है वो तुरंत मेंबर बन जाएगा। कंपनी बिना मेंबर के तो कभी हो ही नहीं सकती ना, है कि नहीं? जब हमने डिस्कस किया था कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट ऑल मेंबर्स लीविंग एट द सेम टाइम, ये तो नहीं हो सकता। मिनिमम 2 मेंबर तो होने ही चाहिए किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो 1% कंपनी में क्या होता है, एक ही मेंबर होता है और अगर वो भी ना हो सका कभी भी तो वो अपने पीछे एक नॉमिनी बना के जाता है, ठीक है। इसके अलावा 1% कंपनी में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे भी हैं जो बाकी कंपनियों पे अप्लाई होते हैं लेकिन ओपीसी पे यानी कि 1% कंपनी पे अप्लाई नहीं होते। नेक्स्ट कम्स योर स्मॉल कंपनी। कब हम एक कंपनी को स्मॉल कंपनी बोलेंगे, जब उसका जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख तक का हो, ठीक है, ये लिमिट है। लेकिन ये लिमिट सरकार बढ़ा भी सकती है, एज पर रूल्स ये लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन किसी भी टाइम पे ये लिमिट मैक्सिमम 5 करोड़ से ज्यादा नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये लिमिट 50 लाख की है, ओके, पेड अप शेयर कैपिटल जिसका 50 लाख से ऊपर नहीं जाए, मतलब उसके पास जो पैसे हो, जो पेड अप हो, ऑथराइज नहीं, ठीक है, जिसपे आप मेमोरेंडम साइन कराते हो वो नहीं, पेड अप मतलब जितना पैसा आपको मेंबर्स से आया हो वो 50 लाख से ज्यादा ना हो। ये लिमिट जो है वो सरकार एनी टाइम बढ़ा सकती है। बट किसी भी टाइम पे 5 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती। दूसरा, या फिर, ठीक है ना, और आप यहां पे लिख लो, जिसका टर्नओवर जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ ही है, ठीक है, जिसका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ तक का है। ये लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है लेकिन मैक्सिमम 20 करोड़ तक। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी कंपनी का, ठीक है, अगर किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल
50 लाख से कम है और साथ ही में टर्नओवर भी 2 लाख से कम है, 2 करोड़ से कम है, तो हम कहेंगे कि ये एक स्मॉल कंपनी है। अब हम ये स्मॉल कंपनी है ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक्ट में अभी आगे ऐसे रूल्स आएंगे जो बोलेंगे कि एक्सक्लूडिंग स्मॉल कंपनी। तब आप पूछोगे कि ये स्मॉल कंपनी क्या होती है, तो वहां पे पता चलेगा कि स्मॉल कंपनी वो होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम हो और टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम हो। ठीक है, जितना मतलब साल भर में बेच के जो पैसा आता है, इनकम नहीं, बस टर्नओवर। अगर 10 रुपए की पेन बिकी तो 10 रुपए पूरा क्या होगा? टर्नओवर। प्रॉफिट क्या होता है कि 7 रुपए में पेन बनी थी और 10 रुपए में बिकी तो 3 रुपए प्रॉफिट हो गया, लेकिन टर्नओवर क्या होता है? 7 रुपए की पेन जब 10 रुपए में बिकी तो 10 रुपए टर्नओवर हो गया। तो जो कंपनी पूरे साल में 2 करोड़ का सामान ही बेच पाती है, गुड्स या सर्विस व्हाटएवर, तो वो बोलेंगे स्मॉल कंपनी। क्या मैम ये लिमिट बढ़ाई जा सकती है? मतलब क्या सरकार एनी डे कह सकती है कि आज से स्मॉल कंपनी की लिमिट हो गई, मान लीजिए 1 करोड़, ठीक है, मतलब जिसका शेयर कैपिटल 1 करोड़ से कम है वो स्मॉल कंपनी। यस, गवर्नमेंट कैन डू दैट, ठीक है, लेकिन किसी भी डेट पे गवर्नमेंट 5 करोड़ से ऊपर का नहीं बोल सकती है और टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर का नहीं बोल सकती है। ठीक है, पर ये डेफिनेशन मतलब स्मॉल कंपनी कोई भी कंपनी हो सकती है, पर अगर कोई होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है उस पे नहीं हो सकती। मतलब ये 2 कंपनी का रिलेशन है कि आप होल्डिंग कंपनी हो या आप सब्सिडरी कंपनी हो और फिर भी आपका इस तरीके से लिमिट कम है, तो क्या हम आपको बोल सकते हैं कि आप स्मॉल कंपनी हो? नहीं, नहीं बोल सकते। जो कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, अब जस्ट हम लोग समझने जा रहे हैं कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, तो जो कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर है उसको भी हम स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे, और जो कंपनी किसी स्पेशल एक्ट में फॉर्म हुई है उसे भी हम स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। मतलब आप यहां लिख सकते हो एक्सक्लूडिंग कोई भी कंपनी जो कोई किसी भी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो या कोई भी सब्सी कंपनी हो। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। और कंपनी फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट, अगर इन कंपनियों का टर्नओवर या कैपिटल कम भी होगा तो भी हम उसे स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। ठीक है, so next is your section 8 company. कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर अंडर सेक्शन 8, तो मोस्टली क्या होता है, दिस इज फॉर प्रमोशन ऑफ, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हैं, वही है कि प्रमोशन ऑफ साइंस, कल्चर, आर्ट, सोशल वेलफेयर, एनीथिंग, इन सब चीजों के प्रमोशन के लिए जो कंपनियां बनती हैं वो हमारी सेक्शन 8 कंपनी होती है। और ये कंपनियां जो प्रॉफिट होता है वो कभी भी डिविडेंड की तरह अपने मेंबर्स में बांटती नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट इफ एनी, अगर प्रॉफिट हो भी गया तो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। मतलब बेसिकली ये हैं आपके नॉन प्रॉफिट कंपनीज। तो नॉन प्रॉफिट कंपनी का मतलब ये नहीं कि कंपनी ही प्रॉफिट नहीं कमा रही है। नॉन प्रॉफिट कंपनी का मतलब कि जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं वो कंपनी से कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि इन्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना मना होता है। ठीक है, आप अपने मेंबर्स को कोई भी डिविडेंड नहीं दे सकते। और ये कंपनियों को आरओसी से भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस भी लेना पड़ता है। दिस इज फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर। मतलब आपने देखा होगा कई सारे इंस्टीट्यूशन सेटअप होते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
जो कि पेट्स के लिए काम कर रहे होते हैं या एनिमल्स के लिए काम करते हैं, एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, गरीबी के लिए काम करते हैं, वुमेन के लिए काम करते हैं, पता नहीं किस किस कॉज के लिए वो सब काम करते हैं। तो वो सब अगर एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये करना चाहते हैं तो वो सेक्शन 8 पे रजिस्टर हो सकते हैं। उसमें मेंबर्स पैसा तो देंगे, दूसरों को भी आप जो सर्विस देते हो और उससे जो पैसा आता है वो कंपनी में पैसा ले भी सकते हो, लेकिन कभी भी कंपनी का प्रॉफिट डिविडेंड की तरह अपने मेंबर्स में बांट नहीं सकते, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता है और वो अपनी प्रॉफिट को अगर कोई होता है तो वो सिर्फ कंपनी में उस ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में उस पैसे को लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एनजीओज या इंस्टीट्यूशंस, ये जो जितने मान लो खेल संस्थान या ऐसा कुछ बन जाए, तो ये सब नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं आपकी। दैट इज सेक्शन 8 कंपनी। नेक्स्ट यू हैव अ डोरमेंट कंपनी। अब ये डोरमेंट कंपनी जो है वो आपका सेक्शन 455 में जाके डिफाइन हुई है। डोरमेंट कंपनी होती है जो इनएक्टिव होती है, जो कोई काम नहीं कर रही है, ऑलमोस्ट वाउंड अप होने वाली है, वो डोरमेंट कंपनी है। देन कम्स योर इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी के लिए स्पेसिफिकली बोला गया है कि जो 2 साल से कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कोई एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं कर रही है, वो आपकी इनएक्टिव कंपनी होती है। तो जिसमें 2 साल का क्राइटेरिया लगा दिया गया है वो इनएक्टिव कंपनी, और जब इसके आगे भी कोई ना करे तो डोरमेंट कंपनी। देन कम्स योर प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी इज बेसिकली फॉर योर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से जो लोग रिलेटेड होते हैं वो अपने लिए प्रोड्यूसर कंपनी खोल सकते हैं। इसके लिए भी एक पूरा आपके पास सेट ऑफ प्रोविजंस है, ठीक है। व्हाट इज प्रोड्यूसर कंपनी? इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका मेन मोटिव ही होता है दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट कंपनी। एंड देन कम्स योर स्टैट्यूटरी कंपनी। तो 7 इज योर डोरमेंट कंपनी, मतलब जो एकदम इनएक्टिव हो, कोई काम ना कर रही हो। देन इज योर इनएक्टिव कंपनी, मतलब नो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, प्लस नो रिटर्न फाइलिंग, मतलब कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नो फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। 2 साल तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आप इनएक्टिव कंपनी घोषित कर दिए जाओगे। देन कम्स योर प्रोड्यूसर कंपनी, तो जिसके मेंबर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मतलब जो खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और वो जो कंपनी फॉर्म करते हैं वो प्रोड्यूसर कंपनी होती है। 10th यू हैव योर इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब इस कंपनी का मेन मोटिव ही होता है कि चलो दूसरों की कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स जो आते हैं वो अपने इन्वेस्टर्स में बांटते हैं, ठीक है, और इस तरह से उनको और इन्वेस्टमेंट आती है। सो दे कॉल फॉर इन्वेस्टमेंट दिस वे। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? दूसरों के शेयर्स एक्वायर करके, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज। And 11th you have statutory company. So जो भी एक स्पेशल एक्ट में फॉर्म होती है, जैसे LIC के लिए अलग एक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC एक्ट के तहत फॉर्म हुई है, ठीक है। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI एक्ट में फॉर्म हुई है, ये एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया था और फिर ये कंपनियां बनी है, उन्हें हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ कंपनीज, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टाइप्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, आपके बुक में 1 पर्सन कंपनी के बारे में दिया गया है, लेकिन हम लोग 1 पर्सन कंपनी के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हम लोग पहले बात करेंगे कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में। तो हम लोग अभी सेक्शन 2 में थे, जिसमें बहुत सारी चीजों के बहुत सारी
डेफिनेशंस दिए थे। अब हम लोग सेक्शन 3 की तरफ बढ़ेंगे एंड दैट इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, सो टिल देन यू कैन रिवाइज एंड टेक केयर।